रिदम जनरेट कर रही हैं, वही हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करा रही हैं। मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है नर्वस सिस्टम के ऊपर फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, वो खुद अपना रिदम बना सकता है, उसको बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। इसलिए अगर हम ह्यूमन का हार्ट बॉडी से बाहर भी निकाल लेते हैं तो भी वो कुछ देर तक बीट करता रहता है। ठीक है, कुछ देर तक इसलिए क्योंकि न्यूट्रिएंट सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई कुछ देर तक मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन उसके पास है वो कुछ देर देर तक ही काम करेंगे, तब तक वो बीट करेगा, उस पर रुक जाएगा। हाँ, अगर हम एक इमेजिनरी कंडीशन माने कि हाँ, हार्ट को कंटिन्यूअसली ब्लड सप्लाई हो रही है और न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो फिर ये हार्ट इन्फानाइट टाइम तक, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली बीट करता रहेगा। तो ऐसे हार्ट को बोलते हैं हम मायोजेनिक हार्ट, विच जनरेट्स इट्स ओन रिदम। जैसे कि हमारे पास पेस मेकर है हार्ट में, जो खुद उसका रिदम बना रहा है। अच्छा, अब कभी कभार इस बात से ये कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि हमारा हार्ट मायोजेनिक है, इसका मतलब नर्वस सिस्टम का कोई कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब अगर आ, मतलब कि नर्वस सिस्टम क्या कोई रोल नहीं है हार्ट को कंट्रोल करने में, तो ऐसा नहीं है। नो सर, आपका है। नर्वस आपका नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को तेज या स्लो कर सकता है। मतलब कि जब जरूरत है तो हार्ट रेट को तेज कर सकता है, हार्ट रेट को स्लो कर सकता है। तो तेज करना या स्लो करना, उसके रिदम को तेज कर देना या धीरे कर देना, वो काम नर्वस सिस्टम के हाथ में है। लेकिन अगर वो काम नहीं भी कर रहा, फिर भी हार्ट कंटिन्यूसली बीट कर सकता है। ये है कॉन्सेप्ट मायोजेनिक हार्ट का। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, नॉन कॉर्डेट्स का जो हार्ट रहता है ना, हमेशा आप देखेंगे नॉन कॉर्डेट्स में जो हार्ट होगा वो हमेशा डोर्सल साइड में होगा और नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। नॉन कॉर्डेट कॉकरोच ले लो, कॉकरोच ले लो, है ना, अर्थों की बात नहीं करेंगे, उसका हार्ट लेटरल साइड में। लेकिन अगर मैं जनरली बात करूं तो कॉकरोच की एग्जांपल लें तो हार्ट का है डोर्सल साइड में और नर्व कॉर्ड का है वेंट्रल साइड में। यही अगर हम वर्टिब्रेट्स में आ जाए, कॉर्डेट्स में आ जाए, तो हार्ट कहाँ पहुंच जाता है? हार्ट पहुंच जाता है वेंट्रल साइड में। अब आपका हार्ट का है आगे की तरफ है, वेंट्रल साइड में। और स्पाइनल कॉर्ड या नर्व कॉर्ड का है पीछे की तरफ है, डोर्सल साइड में। तो एक डिफरेंस रहता है कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में। आई सपोज ये बातें आपको क्लियर है। हम आज आगे बात कर सकते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही इंटरेस्टिंग फाइलम की, जिसका नाम है द फाइलम मोलस्का। सर कुछ पूछना था। तो फाइलम मोलस्का की बात कर रहे हैं आज। पूछिए। सर जो कॉकरोचेस में फर्टिलाइजेशन कौन होती पूछ रहा है, है? सर ऋषिका। हाँ, पूछो। अ, फर्टिलाइजेशन। फिर वो फीमेल्स के जेनाइटल पाउच में होती है ना, तो वो एग्जैक्टली कहाँ पे होती है? फर्टिलाइजेशन मतलब कि स्पर्म का एग के साथ फ्यूज होना, एट्रियम है, जेनिटल एट्रियम में। सर मैंने नेट पे एक जगह पढ़ा था, वहाँ वेस्टिबल लिखा हुआ था, तो इसलिए कंफर्म था। ऊथी का ऊथी का वेस्टिबुलम में बनेगा। मतलब वो फॉर्म ऊथी का एट्रियम, वेस्टिबुलम में बनता है। फर्टिलाइजेशन एट्रियम हाँ, में फर्टिलाइजेशन होगी और एट्रियम में। फिर ऊथी का नीचे जाके बनेगा। ऊथी का हाँ, ऊथी का वेस्टिबुलम में बनेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके। तो आज हम जिस फाइलम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है द मोलस्का। और द मोलस्का जो है वो आर्थ्रोपोडा से एक स्टेप छोटा है। सबसे बड़ा फाइलम अगर आर्थ्रोपोडा है तो उसके बाद जो फाइलम बड़ा आता है, द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, वो आ जाता है मोलस्का। ये बथेरे किस्म का ऑर्गेनाइज, लाइमैक्स को छोड़ दो, हेलिक्स को देखो, पाइला को देखो, ऑक्टोपस को भी छोड़ दो, माइकिलस को देखो, यूनियो को देखो, चिट्टॉन को देखो, डेंचालियम को देखो। इन सब में आपको क्या चीज, एक कॉमन चीज नजर आ रही है? कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन। सबके पास शेल है।
कैलकेरियस शेल। कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन तो भारी शब्द हो गया। हाँ, कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन तो भारी शब्द हो गया। सामान्य शब्दों में बात करें तो सबके पास शेल है, सबकी बॉडी कवर्ड है, तो इन सबके पास शेल है। अच्छा, अगर मैं बोलूं इन सबके पास शेल है, तो क्या मेरी बात मानोगे कि इसके पास भी शेल है, 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 इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी है, इसके पास भी है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो क्या मेरी बात मानोगे? नो सर, फिर नो ऑक्टोपस सर। के नहीं पास कहाँ मानोगे? है? अच्छा, सर अब कुछ बताओ कुछ में किस किस के पास इंटरनल और कुछ कुछ में absent भी रहता है। किस किस के पास शेल नहीं है? सर जैसे कि ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के पास शेल नहीं है। और लाइमेक्स के पास, लाइमेक्स के पास शेल दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा। लेकिन लाइमेक्स के पास शेल होता है, इंटरनल होता है। तो मोलस्क में क्या होता है? शेल होता है जनरली, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है सबके पास हो। कुछ के पास शेल होगा लेकिन वो अंदर की तरफ होगा, जैसे कि लाइमैक्स, ठीक है ना, उसके पास शेल होता है लेकिन इंटरनल होता है। और कईयों के पास इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही शेल एब्सेंट होंगे, दैट इज ऑक्टोपस। ठीक। तो हम जनरली यही बोलते हैं कि शेल इज प्रेजेंट इन द मोलस्क। चलिए आगे बात करते हैं और प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। अच्छा, अगर मैं बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म आप देख सर रहे हो, क्या लगता है इनका हैबिटेट क्या होगा? सर पानी में रहते होंगे कि लैंड में रहते होंगे, क्या रहते होंगे? सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, बोलिए। सर ऑक्टोपस के पास सर 8 हैंड क्यों होते हाँ, हैं? सर बोलो बोलो। ऑक्टोपस के पास 8 हैंड क्यों होते हैं? बोलो भाई, बोलो, सर आवाज आ रही है, ऑक्टोपस बोलो के बोलो। पास 8 हाथ क्यों होते हैं? यस सर। 8 क्या होते हैं? हैंड्स। देखो, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास 2 हाथ और ऑक्टोपस के पास 8 क्यों है, और कॉकरोच के पास 6 क्यों है? सर हमारी सर जरूरत ही 2 हाथ की है इसलिए शायद। क्यों 4 होते? 4 को इस्तेमाल नहीं करता तू? हाँ सर, 2 को चलने में और 2 को 4 कुछ होते तो दो वैसे पड़ रहने देता कि देखो मेरे पास 4 हाथ है, 2 पड़ रहने देते हैं, मुझे 2 ही हाथ की जरूरत है। वैसे एक बात बताओ, तो तुम्हारे पास भी 4 हाथ ही है, यहाँ बोल सकते हैं 4 पैर ही है, 2 पैर 2 हाथ में मॉडिफाइड है। खैर, 6 होते तो? सर उसका पता नहीं। ये कौन पूछ रहा था ऑक्टोपस के 8 हाथ क्यों होते हैं वाला सवाल? सर क्या नाम विवेक है, कुमार। कौन, किसने पूछा है क्वेश्चन? विवेक कुमार ने पूछा। विवेक कुमार के सवाल का कोई जवाब देना चाहेगा? Anybody would like to answer the question asked by Vivek Kumar? सर किसी को पता हो? कौन? कृष्णा। देखो, जब स्क्रीन प्रेजेंट करूँ ना तब नाम बता के बात किया करो, क्योंकि फिर मुझे तुम लोग के नाम नजर नहीं आ रहा था। कृष्णा, हाँ कृष्णा सर बोलो। उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है सर कि उसको 8 हाथों की जरूरत है। बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और कोई? ओके। विवेक कुमार, एक चीज ना देखो, बायोलॉजी में समझना बहुत इंपॉर्टेंट
है उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। किसी की भी कोई भी चीज सोच समझ के नहीं बनाई गई। हालांकि बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, ऐसी बातें करने से जो है रिलीजियस लोग भड़क जाते हैं, लेकिन साइंस यही मानती है कि एवोल्यूशन यही मानता है कि किसी की भी कोई भी चीज सोच समझ के नहीं बनाएगी। कि ऑक्टोपस के 8 हाथ सोच के नहीं बनाए गए, या ह्यूमंस में 4 हाथ, 2 फोरलिम्ब 2 हाइंड लिम्स सोच के नहीं बनाए गए। ये एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन है। चीजें बदलती गई और जैसी डायरेक्शन में फेवरेबलिज्म मिला उस डायरेक्शन में वो अडाप्ट होती गई। अब ऐसा नहीं है कि एक ऑक्टोपस ऐसा जिसके पास 8 हाथ हैं, ठीक है। आप स्पाइडर की, स्कॉर्पियन की बात करेंगे तो उनके पास भी 8 पैर हैं। ठीक है। अगर आप प्रॉन्स की बात करेंगे तो उनके पास 8 से भी ज्यादा पैर हैं। कॉकरोच की बात करेंगे तो 6 हैं। तो ये तो एक लाइफ इवॉल्व हुए करीब करीब 4 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, सर आवाज क्रैक हो रही अप्रोक्सीमेटली है। 4 बिलियन ईयर्स। 4 बिलियन, 4 × 10⁻⁹ इतने साल हो चुके हैं। 4 × 10⁻⁹ मतलब कि 400 करोड़ करीब। तो 400 करोड़ साल हो चुके हैं लाइफ आए हुए, ठीक है। और 400 करोड़ साल भी बीत सकते हैं। तो ये तो हम तो बड़े एक छोटे से एक एक इसमें हैं, एक टाइम पीरियड में है। हम कितना जानते हैं? आज से 500-800 साल पहले मैक्सिमम इतना ही जानते हैं। तो इस टाइम के ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके। यस सर। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, Yes. सबका माइक बंद। मैं ये कह रहा था कि ये जो एवोल्यूशन है ये लाखों करोड़ों, मतलब कि 400 करोड़ साल पहले हुआ है। 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले लाइफ आई है। तो हम तो बड़े ही छोटे से एक लाइफ स्पैन को देख रहे हैं, बड़े ही 100, 200, 400, 500 जो भी साल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में जितने ऑर्गेनिज्म अभी अवेलेबल है सारे खत्म हो जाएं और बहुत ही लिमिटेड टाइप के बचे और वो भी अलग ही तरीके के मॉडिफाई हों। मतलब कि आप समझो कि कॉकरोच हो बड़े बड़े साइज के, या 12-12 पैर के, ठीक है ना। ह्यूमंस भी अलग ही स्ट्रक्चर के हो जाए, या कोई नया ही स्पीसीज ह्यूमंस का आ जाए, होमो सेपियन सेपियन के बाद कुछ नया ही इवॉल्व हो जाए। तो हम ये जो इवोल्यूशन वाला प्रोसेस होता है ना, इससे बहुत डाइवर्सिफिकेशन होती है, ठीक है ना। हर डायरेक्शन में लोग इवॉल्व होते हैं। तो ऑक्टोपस भी ऐसे ही इवोल्यूशन का ही प्रोडक्ट है। तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि इसके 8 पैर क्यों हैं, ठीक है। हम बस इतना जानते हैं कि ये कैसे बने। ये इनका जो सबका फुट होता है
बाकी के पास फुट है। ऑक्टोपस में जो फुट है वो मॉडिफाइड हुआ टेंटिकल्स में। हम ये कह सकते हैं कि अब बन चुका है तो क्या काम आ रहा है, अब बन चुका है तो फूड गैदरिंग में, स्पर्म ट्रांसफर में, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों में काम आ रहा है, टेंटिकल्स की तरह, उसके हाथ की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ये है ओवरऑल कि इन शॉर्ट कि हम कभी भी बायोलॉजी में ये सवाल नहीं करते कि ये क्यों है, हम हमेशा ये सवाल करते हैं कि ये किस तरीके से बन गया, और अब बन गया तो इसका क्या फंक्शन है, क्योंकि क्यों है का हमेशा जवाब इवोल्यूशन होता है। क्लियर है पॉइंट? सर हाँ सर जी कृष्णा। हाँ सर, तो फिर सर हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर बॉडी स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं होता इसमें? मतलब तो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से सर उसके 8 पैर हों। ऐसा, अरे उसके 8 पैर हैं तो है, वही उसका बॉडी स्ट्रक्चर है। तुम्हारे 2 हाथ और 2 पैर यानी 4 पैर बोलूंगा तुम्हें मैं, तुम्हारे 4 पैर होने का तुम्हारे बॉडी स्ट्रक्चर से कोई लेना देना है? कृष्णा आवाज आ रही है? यस सर। सर समझ समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सर कोई लेना समझ में आ देना रहा है मैं क्या नहीं। कह रहा हूँ? यस सर। हाँ मतलब तुम मतलब उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। चलिए यस सर। आगे बात करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ जरा मोलस्क के बारे में कुछ। मोलस्क के बारे में आपको बहुत सिंपल है, आपको बस ये डायग्राम समझना है। आप ये डायग्राम समझ जाओगे, आप मोलस्क का समझ जाओगे। तो मैं हैबिटेट की बात कर रहा था कि देखो, पाइला हो गया ये पानी में मिलेगा, ऑक्टोपस हो गया ये पानी में मिलेगा, हेलिक्स हो गया ये पानी में भी मिलेगा, लैंड पे भी मिलेगा, मतलब लैंड पे भी मिलते हैं मोलस्क, ठीक है ना। चिट्टान ये भी पानी में मिलेगा, यूनियो ये भी पानी में मिलेगा, लाइमेक्स लैंड और वाटर दोनों में मिलेगा। मतलब मोलस्क लैंड वाटर दोनों पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी है, वाटर वाले भी हैं, फ्रेश वाटर भी है, मरीन वाटर भी है। तो हर तरीके का ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा किसमें, इन द मोलस्का, ठीक है। और डाइवर्स है काफी, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम भी है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके अलावा सिमेट्री बायलेटरल बायलेटरल सिमेट्री है, सिंपल है। सिलोमेट्स हैं, यूसिलोमेट्स हैं, शाइजोसिलोमेट्स हैं, ये पता है आपको, है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक है तभी सिलोमेट्स भी है ना, ये भी प्रॉपर्टी पता है आपको। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी पता है आपको। तो बेसिक फीचर्स आपको क्लियर है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जो मोलस्क है ना उसकी बॉडी को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, हेड, फुट एंड विसरल हम्प। अब विसरल जो वर्ड है ना बेटा, विसरल का मतलब होता है इंटरनल, इंटरनल ऑर्गन्स। तो विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन्स, और विसरल हम्प का मतलब हो गया कि हम्प क्या होता है, एक कुबड़ जैसा स्ट्रक्चर, जैसे कैमल के ऊपर एक हम्प होता है ना। तो हम्प यहाँ पे विसरल मास को, अब देखो जो जो ऑर्गन्स है ना वो एक विसरल मास की फॉर्म में, एक मास की फॉर्म में नजर आते हैं, उसको हम विसरल हम्प बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि बॉडी ऑफ मोलस्क इज डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। क्लियर? ओके। अब हेड की बात करते हैं। आइए हेड की अगर ढंग से बात करें तो जो इसका हेड है वो यहाँ पे दिखा नहीं रखा, मैं आपको एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर बताता हूँ इसके हेड का विद द हेल्प ऑफ लेट्स से स्नेल। तो इसके हेड की अगर हम बात करें तो हेड में ना ये जो ये एंटीना लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। और एंटीना लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर होता है, मतलब इनकी आई होती है। तो एंटीने के ऊपर इनकी आई रहती है, एंटीना लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर इनकी आई रहती है, फोटो सेंसिटिव स्ट्रक्चर रहता है, तो हेड रहता है। क्लियर? अच्छा, सब में हो ऐसा ही हेड ये जरूरी नहीं है, हर जगह कई जगह है ऐसा, है ना हेड, और कई जगह पर इस तरीके का हेड नहीं है, कहीं पे हेड ही पूरे पूरी मास की फॉर्म में, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑक्टोपस के केस में। तो इन जनरलाइज बात करें तो
हेड के ऊपर आई रहती है और दो छोटे छोटे टेंटिकल्स रहते हैं। और समझते हैं, और समझने की चीज क्या है कि आप देख सकते हो इसका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, माउथ है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, और फिर फाइनली एनस है। तो माउथ टू एनस पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। ठीक है, ये भी क्लियर है आपको? ओके, अब इंजेक्शन के लिए मोलस्का में एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है, रेडुला। अब रेडुला बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हालांकि मोलस्क की ही प्रॉपर्टी है, इट्स एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ मोलस्क। पाया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मोलस्का में पाया जाएगा और किसी में नहीं पाया जाएगा। क्लियर? लेकिन सभी मोलस्का में पाया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। खैर, नॉर्मली मोलस्क में रेडुला होता है। रेडुला क्या है? रेडुला एक काइटनस स्ट्रक्चर है, मतलब एक टंग जैसा स्ट्रक्चर है, जुबान जैसा स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर बहुत सारे स्पाइनी स्पाइनी स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। इस टंग को ये बाहर निकालता है और खाने को खुरेद खुरेद कर खाता है। तो खाने को खुरेद खुरेद के खाएगा इस रेडुला की मदद से, तो इट इज अ रास्पिंग ऑर्गन। इस तरीके से खुरेद के खाने को हम रास्पिंग बोलते हैं। तो रेडुला इज अ रास्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द mollusk एंड प्रेजेंट ओनली इन mollusk। क्लियर? यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है रेडुला का, ये देख सकते हैं आप कि रेडुला हो गया। रेडुला पे टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, काइटनस टीथ होते हैं ये, और इसको सपोर्ट करता हुआ यहाँ पे एक ओडोंटोफोर है। ओडोंटा मतलब टीथ होता है, तो टीथ बियरिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं ओडोंटोफोर। इस तरीके से आप बायोलॉजी समझ सकते हैं। ओडोंटा मतलब टीथ, फोर मतलब बियरिंग, तो टीथ बियरिंग स्ट्रक्चर द ओडोंटोफोर। और ये ओडोंटोफोर भी सबके पास नहीं होगा, ये सिर्फ स्नेल्स वगैरह के पास ही रहता है। ठीक है, सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दी मोलस्का। अब मोलस्क की एक दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैंटल। मैंटल एम से, मोलस्क एम से, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैंटल इज प्रॉपर्टी ऑफ ओनली एंड ओनली मोलस्क एंड एवरी मोलस्क। मतलब जिसके पास मैंटल वो मोलस्क, मैंटल है तो मोलस्क है। अब मैंटल है क्या? मैंटल एक स्पॉन्जी ग्लैंडुलर टिश्यू है, स्पॉन्जी ग्लैंडुलर टिश्यू। अब ये स्पॉन्जी ग्लैंडुलर टिश्यू करता क्या है? मतलब जितनी चीजें आप मोलस्क के बारे में समझ सकते हैं, जानते हैं कि उनकी नायाब खास चीजें, वो सारी की सारी चीजें मेंटल ही करता है। जैसे ये शेल सेक्रेट करता है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। तो अगर शेल सेक्रेट हो रही है तो कौन करेगा? मेंटल करेगा। तो इसका मतलब ऑक्टोपस के पास मेंटल नहीं है, ऐसा? जी नहीं, आप ऐसा नहीं सोचेंगे। ऑक्टोपस के पास भी मेंटल है, बस वो मेंटल शेल नहीं बनाता। लाइमेक्स के पास भी मेंटल है, बस वो शेल बाहर ना बना के अंदर की तरफ बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेंटल हर मोलस्क के पास रहेगा, चाहे शेल हो या ना हो। क्लियर पॉइंट? तो मेंटल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है किससे? रेडुला से। अब याद रखना, अगर ये मेंटल है, मैं अगर आपको एक रफ डायग्राम बनाता हूँ, आपको बताता हूँ। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिएगा कि ये बॉडी हो गई, या एक मिनट रुकिएगा, लेट से ये रेड कलर से शेल हो गया, ये शेल हो गया। ठीक है, ये इसका एलिमेंट्री कैनाल हो गया, एनएस वगैरह हो गया, और लेट से ये हो गया मेंटल। अब मेंटल ऊपर शेल बनाइए। अब मेंटल के नीचे वाला स्पेस, जितना ये सारा स्पेस दिख रहा है आपको बेटा, ये सारा स्पेस, इस सब को हम मेंटल कैविटी बोलते हैं। मतलब जितने ऑर्गन, विजुअल ऑर्गन, जितनी चीजें हैं, सब मेंटल कैविटी के अंदर ही आएंगी। तो मेंटल की क्या हो गई? कैविटी हो गई। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंस है मेंटल की? आपको पता होगा कि कुछ
कुछ मोलस्क पर्ल बनाते हैं, मोती बनाते हैं। अब मोती कैसे बनता है? मोलस्क के अंदर ना कभी कभी कोई एक छोटा मोटा ऑर्गेनिज्म अंदर आ जाता है ना, पैरासाइट वगैरह। अब जब अंदर आता है तो मोलस्क को इरिटेट करता है। अब मोलस्क उसको, जैसे फॉरेन बॉडी आ, आ गया, उसको डिग्रेड करने के लिए सर आवाज क्लियर नहीं है सर। उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, सेक्रेटरी लेयर। और वो लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसको हम एक तरीके से स्पेशल कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसको हम नैक्रे बोलते हैं, नैक्रे। तो नैक्रे की एक लेयर बन जाती है और ऐसे लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर बनती जाती है। और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत सारी जो लेयर्स बन जाती हैं। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, वो परेशान कर रहा था मलस्क को, तो मलस्क के ऊपर उसके लेयर बना दी, फिर लेयर पे लेयर, 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 उस तरीके से लेयर पे लेयर बन के, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ। किस किस को क्लियर नहीं थी आवाज? तो नहीं तो अब आ रही है आवाज क्लियर? सर थोड़ी क्रैक है। अभी थोड़ी क्रैक्ड है। रिजॉइन करूं मैं? यस सर। मैं रिजॉइन कर रहा हूँ। सर अब नहीं है, पहले थी। सर अब नहीं है, पहले थी। यस अब सर, अब क्लियर है? क्लियर है। सर अब तो क्लियर आ रहा है। वापस क्लियर प्रेजेंट है। करूं? ठीक ठीक ठीक। तो मैं कह रहा था, आपने लास्ट क्या सुना? सर ये टेल्स वाला फिर पढ़ा दो, मोती वाला। हाँ, तो मैं बता रहा था, जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो मोलस्क की बॉडी में आया और मोलस्क को कर रहा था इरिटेट, परेशान कर रहा था। तो देखो, आपकी जब बॉडी में कोई पैथोजन आता है, ठीक है, तो वो जब केमिकल रिलीज करता है, वो केमिकल आपको परेशान करता है, तो आपकी बॉडी में फुंसी बन जाती है ना, सर फिर से क्रैक होने लगी आवाज। ठीक है ना। वैसे ही मोलस्क की बॉडी में मान लो कोई पैथोजन आया, उसको इरिटेट कर रहा था, तो मलस्क उसको डिग्रेड करने के लिए एक लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट की, और वो लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर बनती रहती है। और कुछ सालों बाद सबको क्रैक आ रही है, क्रैक हो रही है। मैं रिजॉइन कर लेता हूँ, रुको। आप लोगों का बस
यस सर आ रही है। यस सर। सर आवाज नहीं आ रही। आप सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि जब कॉकरोच कॉकरोच कह रहा हूँ, एक मोलस्क को किसी से इरिटेशन लगती है तो उसके ऊपर वो अ, एक ना- सर वॉइस फिर क्रैक हो रही है। यस सर, वॉइस क्रैक हो रही है। यस सर क्रैक हो रही है। मैक्रे की लेयर, मैक्रे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक टाइप टाइप है, उसकी लेयर बनाने लगता है। और उस लेयर को बना के वो उस इरिटेशन से, एक मिनट रुको, मैं भी शायद कुछ, मैं अपना एरिया बदलता हूँ। अब क्लियर आ रही है? यस ये सर। भी क्रैक हो रही है? यस सर। क्रैक हो रही है? सर अभी क्लियर आ नो रही है। सर, क्लियर है सर। क्लियर। क्लियर आ रही है ना? ठीक है। तो देखो क्या सिस्टम है, जैसे कि मैं कब से बता रहा हूँ कि जैसे किसी पैथोजन से इरिटेशन होना शुरू हुई इस तरीके से, तो उसके खिलाफ वो नैक्रे की लेयर बना बना के इस तरीके से बनाता रहता है, और काफी टाइम बाद ये जो लेयर है वो शाइनी हो जाती है, और इसी को हम पर्ल कहते हैं। तो पर्ल कुछ नहीं बल्कि मोलस्क की अपनी सेक्रेशन है उस इरिटेशन से बचने के लिए। अच्छा, सारे मोलस्क इस तरीके से पर्ल्स नहीं बनाएंगे, ये कुछ ही मोलस्क की क्या रहती है, प्रॉपर्टी रहती है, और उसको उनको हम पर्ल ऑयस्टर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, पिंक चाड़ा। तो कुछ ऐसे मोलस्क होते हैं जो ये पर्ल बनाते हैं, हर कोई पर्ल नहीं बनाता है। क्लियर? अच्छा, यानी पर्ल बनाना भी किसका काम हो गया? मेंटल का ही काम हो गया। ठीक है। तो मेंटल के दो फंक्शन मैंने आपको बता दिए कि एक शेल बनाना, दूसरा पर्ल बनाना। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे इस डायग्राम को अगर हम देखें वापस से, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक और चीज नजर आ रही है इस मेंटल कैविटी के अंदर, वो ये स्ट्रक्चर है, और ये है गिल्स।
अब क्या होता है ना, मोलस्क की बॉडी में ना ओपनिंग्स होती है जिनको हम साइफॉन्स कहते हैं। अब साइफॉन से क्या होता है ना, पानी अंदर आता है और पानी बाहर जाता है। एक पानी अंदर आने के लिए साइफॉन होता है, एक बाहर जाने के लिए होता है। तो पानी अंदर आता है, बाहर जाता है। तो पानी अंदर आने बाहर जाने से एक्सचेंज ऑफ वाटर हो जाता है, सॉरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये गिल्स करते हैं, और ये गिल्स एक पंख जैसे होते हैं, फेदर जैसे होते हैं, इसलिए इसे हम फेदर लाइक गिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा बोला जाता है, एनसीईआरटी की अगर लैंग्वेज पढ़ोगे तो बोला जाता है कि मोलस्क हैव फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन नोन एज रेडुला, मतलब फाइल जैसा, रास्पिंग मतलब कि उखाड़ उखाड़ के खाने के लिए, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन नोन एज रेडुला। और दूसरा बोला था सदर लाइक गिल्स होते हैं उसके पास, मोलस्क के पास। ये दोनों प्रॉपर्टी मोलस्क की हैं, और ये दोनों प्रॉपर्टीज इसी तरीके से बताई जाती हैं। खैर, तीसरा है अब इसका मस्कुलर फुट, जो फुट है वो मस्कुलर होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए शेल का फंक्शन क्या है। शेल का फंक्शन प्रोटेक्शन है। अब जैसे ही हेलिक्स है, इसके ऊपर शेल आपको नजर आ रही है। अब जैसे इसको कोई खतरा आएगा, तो जैसे टॉर्टोइस होता है, टॉर्टोइस टॉर्टोइस अपनी अपनी गर्दन को शेल में घुसा देता है। वैसे ही हेलिक्स भी अपनी पूरे के पूरे और हाथ दोनों को इस शेल के अंदर घुसा लेगा। मतलब फॉर प्रोटेक्शन ये शेल को क्या होती है, इस्तेमाल की जाती है। क्लियर पॉइंट। अच्छा, शेल ना अलग अलग तरीके से रह सकती है। जैसे आप देखिए चट्टान को, देखिए आप चट्टान की जो शेल है उसमें प्लेट्स हैं, ऑलमोस्ट 8 प्लेट्स रहती हैं। ठीक है ना, तो ये 8 प्लेट वाली इसकी शेल होती है, प्लेटेड शेल होती है किसकी, चट्टान की। अब वहीं अगर हम डेंशालियम की शेल देखें, तो डेंशालियम की शेल हाथी के दांत जैसी है, इसलिए डेंशालियम को हम एलिफेंट टस्क शेल भी बोलते हैं, मतलब हाथी के दांत जैसी शेल वाला डेंशालियम। ठीक, और वहीं आप शेल देखिए पाइला और हेलिक्स की, तो कैसी है बेटा, स्पाइरल है, स्पाइरल फॉर्म में शेल है। और वहीं पे अगर आप कुछ और भी ऑर्गेनिज्म देखें, जैसे कि ऑर्गेनिज्म जैसे कि बायवाल्विया, इसमें डायग्राम नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखा दूंगा डायग्राम। तो बायवाल्विया, ठीक है ना, ग्रुप के अंदर जो आते हैं उनकी शेल आप देखो कि ऐसी सी भी होती है। ठीक है ना, दो, जैसे सोप बॉक्स होता है ना, जिसके अंदर सोप रखा जाता है, सोप बॉक्स, उस तरीके से 2 शेल वाले ऑर्गेनिज्म भी होते हैं कि एक ऊपर शेल एक नीचे शेल। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। तो उस जिसका ये ऐसा रहता है ग्रुप, उसको हम बायवाल्विया ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना, तो हर तरीके की शेल, डिफरेंट तरीके की शेल मोलस्क में क्या होंगी, पाई जाएंगी। खैर, आगे बात करते हैं। अच्छा, रेस्पिरेशन के लिए मैंने बता दिया इनके पास गिल्स है। अच्छा, तो उन मोलस्क का क्या जो लैंड पे रह रहे हैं, जो लैंड पे रहते हैं उनके पास क्या रहता है, उनके पास पल्मोनरी सैक्स रहते हैं। सैक मतलब बोरा टाइप का स्ट्रक्चर, पल्मोनरी मतलब एयर के लिए, तो मतलब लंग्स की तरह काम करने वाले स्ट्रक्चर रहते हैं उनके पास, वो एयर से रेस्पायर कर लेते हैं। तो पल्मोनरी सैक्स सिर्फ उसके पास होंगे जो लैंड पर रहेगा, मतलब ऑक्टोपस के पास पल्मोनरी सैक्स नहीं मिलेंगे। और जो फेदर लाइक गिल्स हैं वो जनरली सबकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि पानी में हर कोई मोलस्क आता है। आ रही बात समझ में। तो फेदर लाइक गिल्स तो हर एक मोलस्क में मिलेंगे, लेकिन पल्मोनरी सैक्स सिर्फ उन मोलस्क में मिलेंगे जो लैंड पे रहते हैं। ठीक है, दैट इज अबाउट द रेस्पिरेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बता दिया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन जो इनका होता है, जो ये पानी बाहर जा रहा है, ठीक है ना, इसी पानी के साथ नाइट्रोजनस वेस्ट भी बाहर चला जाता है, और वो 2 तरीके का हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है और अमोनिया भी हो सकता है। तो कुछ मोलस्क यूरियोडेलिक हैं, कुछ अमोनोडेलिक हैं। एनसीईआरटी यूरियोडेलिक बोलती है, तो आप यूरियोडेलिक ही याद रखेंगे। कुछ मोलस्क अमोनोटेलिक हैं और कुछ मोलस्क यूरियोटेलिक हैं, लेकिन एनसीईआरटी यूरियोटेलिक बोलती है, तो आप यूरियोटेलिक ही याद रखेंगे। तो ये पानी बाहर जा रहा है, इसके साथ नाइट्रोजनस वेस्ट भी बाहर निकल जाता है। अब सवाल यह है कि इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट फेंकता कौन है। तो इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट फेंकने वाला मोलस्क के लिए उनका किडनी है। अब किडनी टर्म हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और अगर बेटर टर्म इस्तेमाल करने को मिले तो आप बोलेंगे ऑर्गन ऑफ बोजानस। तो ऑर्गन ऑफ बोजानस जो है, या बोजानस ऑर्गन, बोजानस वाज अ साइंटिस्ट,
ये ऑर्गन ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को लेकर सीधा ये जो फ्लो पानी बाहर जा रहा है उसके अंदर डाल देता है और ये वहां से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल जाता है। अभी जो ऑर्गन ऑफ बोजानस है, ठीक है, ये जब ब्लड से ले रहा है तो ब्लड कैसे घूम रहा है? ब्लड मोस्टली मोलस्क के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो मोलस्क के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा सिवाय सेफेलोपोड्स के। सेफेलोपोड्स वो मोलस्क हैं जिनके पैर टेंटिकल्स में बने हुए हैं, टेंटिकल्स ऊपर की तरफ और हेड नीचे की तरफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म मतलब कि सर पर पैर होने वाले सेफेलोपोडा, सर पे पैर, तो उनको हम सेफेलोपोडा बोलते हैं। जिसमें जैसे कि ऑक्टोपस आ जाएगा, नॉस्ट्रेलियस आ जाएगा, सीप या कटल फिश आ जाएगी। तो कटल फिश, नॉस्ट्रेलियस, ऑक्टोपस, ये सब सेफेलोपोड्स हैं। इन सबका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन बाकी जो मोलस्क हैं उनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं आपको इसके सर्कुलेशन के बारे में। इनके सर्कुलेशन में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इनके पास एक पिगमेंट रहता है हेमोसियानिन। अब हेमोसियानिन और हेमोग्लोबिन में क्या फर्क है? जैसे हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, वैसे हेमोसियानिन भी ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है। कॉपर होता है। अब इसमें खास बात क्या है कि इसके अंदर बहुत सही बोला, इसके अंदर कॉपर आयन होता है। जैसे कि हेमोग्लोबिन में क्या होता है? हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, इसके अंदर कॉपर आयन होता है। दूसरा, इस कॉपर आयन से जब ऑक्सीजन बाइंड करता है तो रेडिश कलर नहीं आता, ब्लूइश ग्रीन कलर आता है, ठीक है ना। तो कलर ब्लूइश ग्रीन आता है, इसलिए कॉपर का ब्लड प्रॉपर, सॉरी, एक मोलस्क का ब्लड प्रॉपरली कह सकते हैं कि रेड नहीं होगा, ये ब्लड थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन इन नेचर होगा। आ रही बात समझ में क्लियर? और ये कोई नया नहीं है, ये आर्थ्रोपोडा में भी प्रॉन्स की भी प्रॉपर्टी है, मतलब कुछ क्रस्टेशियंस की भी प्रॉपर्टी है, इवन ग्रास हॉपर की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये कुछ नया नहीं है, बस मोलस्क में थोड़ा सा ज्यादा कॉमन है, ठीक। हेमोसियानिन, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है किसके बारे में? मोलस्क के बारे में, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ इसके बारे में। हार्ट होगा, और हार्ट कैसा होगा? इनका न्यूरोजेनिक हार्ट होगा, बताइए आपको। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है और हेमोसियानिन पिगमेंट है, और रेस्पिरेशन साइफ गिल्स वगैरह से, पल्मोनरी सैक से, डिपेंडिंग कहाँ रह रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। इनके अगर हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें, ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे नर्वस सिस्टम दिखा रखा है। एक्चुअली नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला होता है। किस तरीके से रहता है कि जो हेड वाला रीजन है ना, वहां पर मेन इसका नर्वस सिस्टम ब्रेन वाला रीजन रहेगा, ठीक है ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट गैंग्लियंस रहेंगे, ठीक है। फिर वहां से नर्व जा रही है, बगल कैविटी में भी जा रही है, फिर नर्व्स होती हुई इसके बॉडी के हर एक रीजन में भी जा रही है। तो इस तरीके से इसका नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज है। तो जैसे इसकी बॉडी है, हेड, फुट, मैंटल, वैसे अलग अलग गैंग्लियंस है। पेडल गैंग्लिया पैर में जा रहा है ना। विसरल गैंग्लिया विसरल ऑर्गन्स में जा रहा है ना। सेरेब्रल गैंग्लिया वो ब्रेन का रीजन बना रहा है, ठीक है। तो अलग ब्रैंकियल गैंग्लिया इसके गिल्स वगैरह में जा रहा है। तो मतलब अलग अलग तरीके के गैंग्लियंस हैं, वो अलग अलग रीजन में जा रहे हैं। और मेन गैंग्लिया इसका सेरेब्रल गैंग्लिया जो ब्रेन है जिसको हम कह रहे हैं। तो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, इनकी जो आई होती है, स्पेशली ऑक्टोपस की आई, स्पेशली सिफेलोपोड्स की जो आई होती है, इनकी आई और हमारी आई एक जैसी होती है। मतलब वही रेटिना होता है, ठीक है ना, वही लेंस होता है ना, वही सारी चीजें जनरली रहती है, स्ट्रक्चर वैसा ऐसा ही है, लेकिन ओरिजिन अलग अलग है। मतलब हमारी आई का ओरिजिन अलग तरीके से हुआ है, इनकी आई का ओरिजिन अलग तरीके से हुआ है। दोनों का ओरिजिन अलग तरीके से हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने की कैसी क्या है कि इवॉल्व एक ही तरीके से हुआ है। मतलब ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स, जिनका ओरिजिन अलग अलग हो लेकिन किसी वजह से एक ही तरीके से इवॉल्व हुए हैं। तो ह्यूमन आई एंड सिफेलोपोडिया मोलस्क की आई कैन बी कंसिडर्ड एज एनालॉगस ऑर्गन। और इतना ही नहीं, सिफेलोपोड की जो आई होती है
वो किसी भी वर्टिब्रेट आई से बेटर आई, मतलब हमारी आई से भी बेटर आई होती है सेफालोपोड्स की। वेरी इंपॉर्टेंट आई, बहुत ही क्लियर विजन और कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं, ठीक है ना। तो आई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसेप्टर, और आई बहुत ही वेल डेवलप्ड है इन द केस ऑफ सेफालोपोडा। और सर काफी इंटेलिजेंट, एक मतलब नहीं कहना अभी, और काफी इंटेलिजेंट माने गए हैं कौन, सेफालोपोडा, इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर पॉइंट। अब बताइए। सर मेरा नेटवर्क चला गया था, आई समझ नहीं आया बिल्कुल भी। मैंने बोला कि जो ऑक्टोपस की आई है या सेफालोपॉड्स की आई जो आई है, मैं बाकियों की आई की बात नहीं, मैं स्नेल की आई की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो उसमें फोटोरिसेप्टर है। मैं ऑक्टोपस की आई की बात कर रहा हूँ, मैं सेफालोपॉड्स की आई की बात कर रहा हूँ। इनकी जो आई है वो वर्टिब्रेट्स में सबसे, मतलब वर्टिब्रेट आई से भी बेहतरीन डेवलप्ड आई है। मतलब एक ऑक्टोपस की जो आई होती है वो फार डेवलप्ड है, मतलब है दिखने में एक ह्यूमन आई जैसी, वही रेटिना है ना, वही कॉर्निया लाइक स्ट्रक्चर, वही लेंस, लेकिन आई का जो सेंसिटिविटी है या जो क्लैरिटी है या जो रिजॉल्विंग पावर है वो ह्यूमन आई से बहुत बेहतर है। दूसरा, ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, ठीक है। तो ऑक्टोपस की जो आई है या आई ऑफ सेफालोपोड जो, उसे काफी सुपीरियर माना गया है बाकी लोगों की आई से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और इतना ही नहीं, इनका ब्रेन को भी काफी, इनको काफी इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म भी माना गया है। किसको? सेफालोपोड्स, यानी स्पेसिफिकली मोलस्क जो सेफालोपोड्स है उनको, कि वेल डेवलप्ड हेड इनके पास, सेरेब्रल गैंग्लिया काफी डेवलप्ड है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। सर बाकी मॉलस्क के आईज कैसे होते हैं? सर स्नेल सिर्फ लाइट, स्नेल की जो आई होती है वो सिर्फ लाइट हाँ करती है, मतलब वो हाँ मोमोफिल्स जो की स्नेल आई। की, हाँ जो स्नेल की आई है वो सिर्फ फोटो रिसेप्टर है, लाइट सेंसिटिव है, ठीक है ना, उतना क्लियर विजन के लिए नहीं है। जो विजन प्रॉपर के लिए जो आई है वो ऑक्टोपस इन सब की है। गॉट इट? यस सर। ओके। तो और बताता हूँ मैं आपको, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और है ऑक्टोपस के बारे में बात की जाए तो, इसके पास एक इंक सैक होता है। अब इंक सैक होता है और इसका पार्ट ऑफ द फुट है वो साइफॉन में मॉडिफाइड है। अच्छा, एक साइफॉन है, साइफॉन मतलब आप समझ सकते हो एक पिचकारी। ये पिचकारी पानी रिलीज करती है, और कभी कभार जब ये पानी रिलीज हो रहा है इसमें इंक ग्लैंड कभी कभी इंक मिला देते हैं। अब देखिए, इंक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कोई मलस्क, कोई ऑक्टोपस को कोई खाने के लिए आ रहा है, कोई अटैक करने आ रहा है, तो ये इंक रिलीज करेगा पानी में विद द वाटर जो बाहर जा रहा है। तो बाहर जाते हुए साइफॉन के साथ इंक रिलीज हो जाएगी। अब वो इंक से ना एक पूरा क्लाउड बन जाएगा, और वो क्लाउड ऐसा बनेगा कि एकदम एकदम गोल मटोल सा क्लाउड बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो इंक होती है इसके केमिकल नेचर ऐसा होता है कि जो सामने पैथोजन है, सॉरी जो सामने प्रेडेटर है, उसका जो विजन है वो ब्लर कर देता है, उसके रिसेप्टर्स को इनएक्टिवेट कर देता है। आ रही बात समझ में? तो सामने वाले के रिसेप्टर्स को इनएक्टिवेट कर देता है, ऐसे केमिकल्स होते हैं इसकी इंक में। अब उससे क्या होगा, जो ऑक्टोपस को खाने आया है उसको कुछ देर के लिए प्रॉपर से दिखना बंद हो जाएगा। अब उसको एक नजर आएगा इंक का क्लाउड, एक नजर आएगा ऑक्टोपस। अब उसको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में ऑक्टोपस कौन है या असली वाला ऑक्टोपस कौन है और इंक क्लाउड कौन सा है ना, या ये दो ऑक्टोपस कहाँ से आ गए। इतनी देर में उसके रिसेप्टर्स भी काम नहीं कर रहे, उतना एक्टिव भी नहीं हुआ, वो थोड़ा सा नम हो गया। इतनी देर में ऑक्टोपस भाग जाए, और ये साइफन बहुत मदद करता है, पानी बाहर पीछे रिलीज होता है और ये खुद आगे जाता है। इसको कहते हैं जेट प्रोपल्शन, पानी के मूवमेंट से प्रोपल्शन, जैसे स्ट्रीमर होता है, पानी पीछे मूव किया और आगे खुद गया। तो वैसे ही ये जेट प्रोपल्शन करता है कौन? मोलस्क करते हैं, स्पेशली दी सेफेलोपोड्स। तो ये बड़ी खास बात है इनकी सेफेलोपोड्स के साथ। इंक की भी बड़ी खास बात है, इंक हाई क्वालिटी इंक होती है, और हम क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सारे एनिमल्स का ख्याल रखें। इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो ऑक्टोपस है इसकी जो इंक है, इसके इंक ग्लैंड, इसको इंक ग्लैंड को हम निकाल लेते हैं बाहर, मतलब कि किल कर देते हैं ऑक्टोपस को, हम मार देते हैं, उसके इंक ग्लैंड को निकाल लेते हैं, और उस इंक को यूज करके हम बहुत ही एक्सपेंसिव इंक बनाते हैं और महंगी इंक बनाते हैं, और फिर उसको सेल करते हैं, उससे पेंटिंग्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कॉमर्शियल एप्लीकेशन है किसका?
ऑक्टोपस या मोलस्क में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कॉमर्शियल एप्लीकेशन तो क्या, एक फूड डेलिकेसी हो सकते हैं मोलस्क, ठीक है ना। ये मोलस्क जो है ये फूड इंडस्ट्री में भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई लोग इसको, स्पेशली कई जो स्नेल्स वगैरह है, जो एप्पल स्नेल है या दूसरे जो मोलस्क होते हैं या दूसरे शेल वाले जो मोलस्क हैं, इनको जो है एज अ फूड भी लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ऑफकोर्स इनकी शेल से काफी ऑर्नामेंट्स वगैरह और बाकी चीजें, डेकोरेटिव वगैरह, आर्टिफैक्ट्स वगैरह भी बनते हैं। तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या बेनिफिट्स टू द ह्यूमन सोसाइटी, यू कैन से दैट, ठीक है। तो ये है मोलस्क के बारे में, नर्वस सिस्टम। अच्छा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग तरीके से रहेगा, ठीक है ना। मोनोशियस भी होंगे, डायोशियस भी होंगे, दोनों तरीके के। देखो बड़ा, जब भी फाइलम बड़ा होता है ना, तो एक यूनिटरी मेथड या एक यूनिफॉर्म पाथ को फॉलो नहीं करता। तो क्योंकि इतना डाइवर्स है तो मोनोशियस भी होंगे, डायोशियस भी होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी होगी, एक्सटर्नल भी होगी, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होगी और इनडायरेक्ट भी होगी। जैसे पायला के पास लार्वा है, ऑक्टोपस के पास लार्वा नहीं है, ठीक है ना। ऑक्टोपस की फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ठीक है ना। कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ठीक है ना। ऑक्टोपस की डायरेक्ट डेवलपमेंट है और पायला की इनडायरेक्ट है। तो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग किस्म के मैकेनिज्म्स इसके अंदर मिल जाएंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ऑक्टोपस के बारे में एक और है, इसका जो आर्म है, इसके हम आर्म को कभी कभार एक टर्म देते हैं, हेक्टो कॉटिलाइज्ड, मैं स्पेलिंग बोलता हूँ, HECTO हेक्टो, COTY कॉटी, LIZED कॉटिलाइज्ड। मैं लिख ही देता हूँ तुम लोग, हेक्टो कॉटिलाइज्ड, हेक्टोकॉटिलाइज्ड आर्म। मतलब इसका जो आर्म है ना, ये खुद के आर्म को खुद से रिलीज कर सकता है। मतलब इसके आर्म के ऊपर ना स्पर्मेटोफोर रहते हैं, मतलब स्पर्म बेयरिंग स्ट्रक्चर्स रहते हैं। ये स्पर्म बेयरिंग स्ट्रक्चर्स में स्पर्म चिपका के अपने आर्म के थ्रू स्पर्म्स को ट्रांसफर करता है फीमेल के अंदर, ठीक है। मतलब अपना आर्म लेके गया और स्पर्म ट्रांसफर किए किसके अंदर, फीमेल के अंदर। अब इसके अंदर पेशेंस होती नहीं कि कौन वेट करे जब तक स्पर्म ट्रांसफर हो, तो ये अपना हाथ छोड़कर निकल जाता है। मतलब हाथ से स्पर्म ट्रांसफर कर रहा है और हाथ अपना तोड़ा, रिमूव किया और खुद निकल गया। आ जाएगा डिजनरेशन कैपेसिटी आर्म के अंदर, तो आर्म रिमूव किया, आर्म दोबारा आ गया। तो इसलिए ऐसे आर्म को जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है उसको बोलते हैं हेक्टोकॉटिलाइज्ड आर्म, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोस्ट ऑफ द सेफालोपॉड्स, ठीक है ना। ये सेफालोपॉड्स की इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टी है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। एक दो पॉइंट्स और हैं मोलस्क के बारे में जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और एकेनोडर्मेटा करेंगे। और एकेनोडर्मेटा छोटा सा फाइलम है, तो कोशिश करेंगे कि हम साथ में एक और छोटा फाइलम हेमिकॉर्डेटा भी कर लें, यानी नॉन कॉर्डेट्स को अगली क्लास में कोशिश करेंगे कंप्लीट करें। और आपकी डीपीपीज दी गई है आपको, ठीक है ना। वो सारी डीपीपीज दो दो करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसमें 4 डीपीपीज कॉकरोच की हैं और बाकी 3 डीपीपीज नॉर्मल जनरल फीचर्स के बारे में, या जो अपने पहले पढ़े हैं चीजें उनके बारे में, तो उनको कर लीजिएगा। और फिर हम अगली बार आपसे बात करेंगे। अभी के लिए किसी के डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। सर हाँ जी सर, मेंटल का वर्क शेल बनाना और पर्ल बनाना होता है। हाँ, तो सर ऑक्टोपस में उसका क्या वर्क होता है? देखो वो एक्चुअली स्पंजी लेयर है, ठीक है ना। वो पूरे एनक्लोज कर रही है पूरे के पूरे मोलस्क को, ठीक है ना। तो उसका मेन काम एनक्लोजिंग या प्रोटेक्शन है। उसके अलावा वो शेल भी बना रही है और कईयों में वो क्या कहते हैं उसको, पर्ल भी बना रही है। ओके सर। एनीबॉडी एल्स? सर सर जो इंक सैक है सर, उसमें से इंक जो है सर वो ओनली इमरजेंसी के टाइम रिलीज होती है। हाँ, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे ही रिलीज होती है मोस्टली। ओके सर। वो है प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताना भूल गया। ये ऑक्टोपस सेफेलोपोड्स के ऊपर ना क्रोमैटोफोर्स होते हैं, मतलब कि स्ट्रक्चर्स होते हैं, पिगमेंट वेयरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनकी वजह से ये अलग अलग कलर के होते हैं और कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो कलर चेंजिंग कैपेसिटी और डिफरेंट डिफरेंट कलर के नजर आते हैं ऑक्टोपस सेफेलोपोड्स पूरा ग्रुप।
एनी अदर डाउट? सर हाँ सर, वो किसकी वजह से करते हैं सर? कलर चेंजिंग कैपेसिटी किसकी वजह से है? ये भी डिफेंसिव मैकेनिज्म है। कलर चेंजिंग हमेशा तो उसके लिए किया था ना, कैमोफ्लेज के लिए किया था। ओके सर। सर सिर्फ ऑक्टोपस करते हैं या सारे सेफेलोपोड्स करते हैं? सेफलोपोड, ये सेफलोपोडा की प्रॉपर्टी है। ओके सर। मतलब कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और वेल डेवलप्ड ब्रेन, प्रॉपर आई और इंक ग्लैंड, जेट प्रोपल्शन, टेंटिकल्स, ये सारी प्रॉपर्टी सेफलोपोड्स की है। और एक बात और, सेफलोपोड में जो शेल होती है वो इंटरनल होती है, ये भी सेफलोपोड्स की प्रॉपर्टी है। उसमें ऑक्टोपस एक्सेप्शन है कि उसमें है ही नहीं, लेकिन बाकी ऑक्टोपस जैसे कि सॉरी बाकी सेफलोपोड जैसे नॉशलियस, आर्केट्यूथिस, सीपिया द कटलफिश, इन सब के अंदर जो लॉलीगो, इन सब के अंदर जो ये है शेल है वो इंटरनल है। सर मतलब जिसके अंदर इंटरनल सेल्स होंगे वो सेफेलोपोड्स में आ जाएंगे? नहीं, सेफलोपोड्स की इंटरनल शेल होगी, लेकिन जो इसके इंटरनल होगी वो सेफलोपोड्स में नहीं आएंगी। जैसे कि लाइमैक्स है, उसके अंदर शेल इंटरनल होती है, लेकिन वो है क्या, गैस्ट्रोपोड है। ओके सर। सर हाँ कृष्णा। सर सेफेलोपोड्स की स्पेलिंग क्या है? CEPHALO, सेफालो, PODA, पोडा। ओके सर। वैसे इसका तो मैं अंदाजा लगा लेना चाहिए था, क्योंकि मैं पहले भी सेफला वर्ड कई बार यूज कर चुका हूँ, सेफलाइजेशन, इस तरीके से। खैर, एनीबॉडी एल्स? सर जो टेरेस्ट्रियल मोलस्का होते हैं वो मतलब साथ में एक्वेटिक होना जरूरी है उनका? नहीं समझ में आई, तुम्हारी आवाज क्रैक कर रही थी, बोल दोबारा। सर मैं बोल रही थी जो टेरेस्ट्रियल मोलस्का होते हैं वो साथ में एक्वेटिक भी होंगे जरूरी है? हाँ मतलब देखो टेरेस्ट्रियल जो मोलस्क होते हैं वो, कहने का मतलब ये है कि जो टेरेस्ट्रियल मोलस्क हैं उन्हें अगर पानी में रख दिया जाए तो मरेंगे नहीं। दे आर लाइक एडेप्टेड टू वाटर, ठीक है। तो मोलस्क आप कह सकते हैं एक्वाटिक ही होते हैं, बस कुछ टेरेस्ट्रियल लैंड एम्फीबिया जैसे हैं, लैंड पे भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो लैंड पे आ जाते हैं लेकिन वो पानी में रहना ही पसंद करते हैं, आसपास और पानी के आसपास ही मिलेंगे। ऐसे नहीं कि ऐसे एरिया मिल गया जहाँ बिल्कुल पानी नहीं है। मोलस्क जहां मिल रहा है आसपास पानी जरूर रहेगा। क्लियर है इशिका? सर इन्हें तो एम्फीबियन ही क्यों नहीं कहते थे? क्योंकि एम्फीबियन को ऑलरेडी एम्फीबियन हमने बोल दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके। तो क्या एम्फीबियन एक अलग ग्रुप है? जैसे कोऑर्डिनेट है वो एक तो। हाँ एक तो कोऑर्डिनेट, वो तो ग्रुप अलग अलग है ना। तो एम्फीबियन तो हमने कोई 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 नाम थोड़ी है कि ही इज एन एम्फीबियन, कि जो 2 नंबर है वो एम्फीबियन, ऐसा थोड़ी है। हमने तो बस ऐसा क्रोकोडाइल को एम्फीबियन बोल दो। तो एम्फीबियन तो हमने जनरलाइज्ड ग्रुप, एक ग्रुप देखा, उसका एक नाम देना था, तो जो मोस्ट प्रॉपर नाम रखा बोल दिया, ठीक है ना। ओके सर। हाँ। Anybody else? Any doubt? चलिए देन, कोई और डाउट नहीं है तो डीपीपीस कर लीजिएगा। सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।